बोलिए, सुन रहे हैं शंभू जी। जी सर, मैं डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के चौगाई प्रखंड के मनपा गांव से बोल रहा हूं। सरकार कहती है कि कोई कमाने बाहर जाता है तो उसे रोक देंगे क्या? तो कम से कम यहाँ के बैंक बिहार के लोगों को कर्ज दे ताकि हम अपना बिजनेस लगा सकें। अब पैसा देंगे नहीं तो हम बाहर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे सर? शंभू जी, जहां तक मुझे याद है, आप तो कैंप में आप एक बार आए हैं, आपसे मेरी जी मुलाकात भी हुई है। जी जी थोड़ी जी बहुत चर्चा भी हुई है। जी और जहां तक रोजगार का बिहार में सवाल है, मैं ये कह रहा हूं कि 1 साल के अंदर बिहार से बाहर गए हुए लोगों को वापस बुलाकर यहाँ रोजगार दिया जा सकता है। कई लोग ये सवाल पूछते भी हैं कि ये कैसे संभव है। तो बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि रोजगार के लिए सरकारी नौकरी उपाय नहीं है। रोजगार के लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक शिक्षा / स्किल्स, और दूसरा पूंजी। अगर आप उदाहरण के तौर पर समझिए कि आपको बाल काटने की कला आती है, बाल काटने आपको आता है, अगर आपके पास पूंजी हो, 50,000 1 लाख रुपया बैंक से कर्ज मिल जाए या घर का पूंजी हो, तो आप सैलून चलाएंगे, उसमें 4 लोगों को नौकरी भी देंगे और स्वरोजगार के तहत अपने परिवार का भरण पोषण भी कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो पैसा न हो तो वही स्किल रहते हुए भी आप किसी शहर में जाकर किसी के यहाँ नौकरी करेंगे, मजदूरी करेंगे, बाल काटेंगे। तो ये जो व्यवस्था बिहार में रोजगार की जो समस्या है, उसकी एक वजह है पूंजी की अनुपलब्धता। जो बात आप बता रहे हैं शंभू जी, पूंजी, आप सबको, जो लोग भी सत्र में जुड़े हुए हैं, आप इस बात को समझिए कि पूंजी आता कहां से है। पूंजी 2 जगहों से आता है। जो पैसा आप कमाते हैं, खर्च के बाद जो पैसा बचता है वो आपकी पूंजी हुई, या फिर पूंजी का दूसरा स्रोत है बैंक, जहां पर लोग समाज के जो पैसा बचाते हैं वो जाकर बैंक में रखते हैं और बैंक उन लोगों को पूंजी या कर्ज देता है जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, रोजगार करना चाहते हैं। तो जो पहला साधन है अपने बचत का पैसा, वो बिहार में, चूंकि प्रति व्यक्ति आय, हम लोग बहुत गरीब राज्य हैं, प्रति व्यक्ति आय बिहार में 35,000 रुपए है। जो लोग भी यहाँ जुड़े हुए हैं, आपकी जानकारी के लिए, देश में प्रति व्यक्ति आय है 1,35,000 और बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपया। तो स्वाभाविक तौर पर इस महंगाई के जमाने में अगर आप 35,000 रुपए औसत आमदनी वाले राज्य हैं, तो ज्यादातर लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो खुद की पूंजी लगा सकें। तो दूसरा रास्ता बच गया बैंक का। बैंकों से अगर पैसा आपको ऋण मिलता तो आप कुछ ना कुछ रोजगार कर पाते। बिहार में वो क्यों नहीं होता है? वो इसलिए कि एक बैंकों से ऋण का एक पैमाना है जिसको हम लोग कहते हैं CD रेशियो। मैं हमेशा अपने वक्तव्यों में बताता भी हूं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बैंकों के सामने बैंकों को ये जिम्मेवारी दी गई है कि अगर 100 रुपया समाज के लोग बैंक में जमा करते हैं तो बैंकों की ये जिम्मेवारी है कि कम से कम 70 रुपया लोगों को कर्ज के तौर पर घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, रोजगार करने के लिए बैंक पैसा दें। इस चीज को नापने के लिए, इसके असेसमेंट के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं CD रेशियो। कितना पैसा जमा हुआ और कितना पैसा बैंकों ने ऋण के तौर पर दिया। देश में ये CD रेशियो है 70%, बिहार में ये रेशियो है 40%। इसका असर क्या होता है? 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार का CD रेशियो था 40%। मतलब 100 रुपया जो बिहार के बैंकों में जमा होता है उसमें से सिर्फ 40 रुपया ही यहाँ के लोगों को कर्ज के तौर पर मिलता था। लालू जी के 15 साल के राज में CD रेशियो घटता घटता 28.4 हो गया। मतलब 100 रुपया जो बैंकों में जमा हुआ, सिर्फ 28 रुपए, 28.5 रुपए ही लोगों को कर्ज मिलता था। नीतीश जी के 18 साल के राज के बाद पिछले साल CD रेशियो है 40%। तो अभी पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने कुल करीब 4,20,000 करोड़ रुपया बैंकों में जमा किया। 40% CD रेशियो के हिसाब से बैंकों ने 1,61,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों को कर्ज के तौर पर दिया, अलग अलग काम के लिए। बाकी पैसा कहां गया? बाकी पैसा बैंकों ने बिहार से उठाकर उन राज्यों में लोगों को कर्ज दे दिया जिन राज्यों में फैक्ट्रियां लग रही हैं, रोजगार के साधन बड़े हैं। अगर आप आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात का CD रेशियो देखेंगे तो वो 90 या 90 से ज्यादा है।
मतलब अगर आंध्र प्रदेश में लोगों ने 100 रुपया बैंक में जमा किया तो बैंकों ने 105 रुपया ऋण दिया। बिहार में लोगों ने 100 रुपया जमा किया, हमको आपको 40 रुपया ऋण मिला। तो बिहार से सिर्फ लोगों का पलायन नहीं हो रहा है, बिहार से पूंजी का भी बहुत बड़ा पलायन हो रहा है। हम लोग सोचते हैं कि कोई बाहर से आए और 10-20 हजार करोड़ रुपया लगाकर फैक्ट्री लगा दे, कोई बाहर से आकर 10,000 करोड़ रुपया लगाएगा, लेकिन बिहार का अपना पैसा पिछले साल 2,80,000 करोड़ रुपया आपका हमारा पैसा बैंकों ने दूसरे राज्य में भेज दिया। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक 32 वर्ष में 26 लाख करोड़ रुपया, इस बात को याद रखिए, कोई आपको बिहार में इसकी चर्चा नहीं करता है। बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया पिछले 32 वर्षों में बैंकों ने बिहार के लोगों का पैसा दूसरे राज्यों में भेज दिया। आप अंदाजा लगाइए, ये 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार के लोगों को कर्ज के तौर पर मिला होता तो कितने ज्यादा लोगों ने यहां पर घर बनाया होता, कितने ज्यादा लोगों ने गाड़ियां खरीदी होती, कितने ज्यादा लोगों ने स्वरोजगार के कुछ ना कुछ काम किए होते। अगर आप यहाँ घर बनाएंगे तो उसमें लेबर, उसमें काम करने वाले लोग बिहार के होते। तो सबसे बड़ी जो मैं बात कहता हूं कि साल भर में इसको रिवर्स किया जा सकता है, वो इसलिए कि बैंकों को अगर जो उनकी वैधानिक जिम्मेवारी है कि 70% लोन आप बिहार के लोगों को दीजिए, सिर्फ ये इंश्योर करा दिया जाए तो बिहार में हर साल 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से इन्वेस्ट होने लगेगा, निवेश होने लगेगा। और ऐसा नहीं है कि बैंकों की ये कोई मनमर्जी है, ये संवैधानिक उनकी जिम्मेवारी है। राज्य के स्तर पर एक कमिटी होती है जिसके मुखिया मुख्यमंत्री हैं, जिसमें सारे बैंक को ये रिपोर्ट करना होता है कि कितना पैसा उनके यहाँ जमा हुआ और कितना पैसा उन्होंने कर्ज दिया। लेकिन बिहार में जो दुर्दशा है, जैसे यहाँ का डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंक वाले भी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री जाते हैं, भाषण देते हैं कि भैया CD रेशियो सुधारिए, बैंक वाले वही ढाक का 3 पात। तो जब तक बिहार में पढ़ाई और पूंजी इन दोनों का समायोजन नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग की बेरोजगारी और पलायन खत्म नहीं हो सकती है। लेकिन अगर यहाँ शिक्षा में सुधार लाया जाए और लोगों को पूंजी उपलब्ध कराई जाए तो बिहार में लोग इतने मेहनती हैं कि आप देखेंगे कि साल भर के अंदर ये पूरा पलायन का चीज रिवर्स किया जा सकता है। यहाँ पर ये व्यवस्था बनाई जा सकती है ताकि सबको नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन लोगों को 10,000 12,000 रुपए के रोजगार के लिए, मजदूरी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा।